सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में अपना वंदन करते हुए मैं नेहा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस समय हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को बिल्कुल बेसिक से जीरो से हमने स्टार्ट किया था। हमने जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो हिंदी था उसका विकास क्रम जाना, उसकी उत्पत्ति जानी कि कहाँ से हुआ था। ठीक है, जैसा कि हम सभी जाने थे कि हिंदी जो है वो सिंधु शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है और जो हिंदी है वो जो है हमारी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक विशेषण है। तत्पश्चात हमने जो ये हिंदी का जो साहित्य है हमने कुछ परिभाषाओं के माध्यम से साहित्य का जो है अर्थ स्पष्ट किया। उसके पश्चात हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में समझा कि हिंदी जमा साहित्य जमा इतिहास के पहुंचने का जो एक प्रोसेस था, जो एक प्रक्रिया थी, वह किस माध्यम से होकर के इतिहास बना, उसके विषय में हमने बहुत विस्तार पूर्वक जाना समझा। और इसी श्रृंखला में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जो है हिंदी साहित्य को कौन कौन सी पद्धतियों का अनुसरण करते हुए किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करी, इस पूरी पद्धतियों का अनुसरण हम कर चुके हैं। जिन जिन साहित्यकारों ने, जैसा कि हमने जाना, गरसा दत्तासी जी ने वर्णानुक्रमी पद्धति पर अपना सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, उनका अनुसरण ही शिव सिंह सेंगर जी ने किया था। उसके पश्चात जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी आए, उन्होंने कालानुक्रमी पद्धति का अनुसरण करके लिखा, उन्हीं का अनुसरण किया जो है मिश्र बंधुओं ने। उसके बाद हिंदी की सर्वोपरि सर्वोत्तम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, हिंदी साहित्य में उसका प्रारंभ करने वाले रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करी। उसके बाद समाजवादी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ को रचने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में हमने विस्तार पूर्वक समझा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और शुक्ल जी के मध्य जो वाद विवाद हुए, जो उनके बीच मतभेद चला करते थे, जैसा कि हम जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे पूर्व रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करी हुई थी। तो उसके पश्चात शुक्ल जी के ग्रंथ में जो भी क्षति थी उसकी पूर्ति जो है आगे चलकर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की, जिसकी वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को शुक्ल जी का पूरक माना जाता है। इन विषयों पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा कर चुके हैं। तो आगे आइए अब हम सारी लेखन पद्धतियों के विषय में, सारे जो साहित्यकार थे जिन्होंने किन किन पद्धतियों को अपनाकर अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करी हुई है, हमने इस विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब बारी आती है, लेखन पद्धति समाप्त हो गई है, तो अब सर्वप्रथम बारी आती है श्रृंखला वाइज हम जो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस श्रृंखला में अगली कड़ी पर जो हम बात करेंगे वह बिंदु आता है हमारा कि हिंदी में हमेशा, जैसा कि हमने देखा, चाहे वो साहित्य लेखन की पद्धतियों को लेकर बात रही हो, चाहे वो साहित्य में काल निर्धारण की बात रही हो, चाहे वो हिंदी के प्रथम कवि की बात रही हो, चाहे वह किसी काल के नामकरण का प्रश्न रहा हो, हर जगह जो है साहित्यकारों में सदैव मतभेद चला है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसने किसे माना और किस आधार पर माना। ठीक है, तो सर्वप्रथम आज हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य में जो हिंदी का प्रथम कवि, हर किसी ने जैसा कि हमने जाना है, कभी सर्वसहमति तो बन नहीं पाती, जितने भी बड़े साहित्यकार आते हैं वो सब एक दूसरे से असहमत दिखाई देते हैं। हाँ, जो थोड़ा सा उससे छोटी कैटेगरी के साहित्यकार आते हैं, बाद के साहित्यकार आते हैं, वो जो है भले बड़े साहित्यकार के मत का समर्थन कर देते हैं, लेकिन जो है जितने भी बड़े साहित्यकार हैं मोस्टली उनमें जो है वाद विवाद चलता रहता है। तो उसी बात हिंदी के प्रथम कवि को लेकर भी बहुत ही असहमति बनती हुई दिखाई देती है। तो उसी पर हम पहले सर्वप्रथम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसने किसे माना। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि, ऐसे हम हेडिंग डाल के लिखेंगे कि हम हेडिंग डाल के लिखेंगे हेडिंग हम डालेंगे कि हिंदी का
प्रथम कवि, ऐसे एक तरफ हम ये लिख लेंगे कि हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि। और यहां पर हम लिखेंगे मानने वाले साहित्यकार, साहित्यकार। ठीक है, तो एक तरफ हमने कवियों को लिख लिया जिसने जिस कवि को माना है हिंदी का प्रथम कवि, और दूसरी तरफ हमने लिख लिया जो साहित्यकार जो मानने वाले हैं। तो यहाँ से हमें जो है थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम समझते हैं सबसे पहले जो है हम रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे उन्होंने जो है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो उन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो जो है मुंज या भोज कवि को माना हुआ है। लेकिन यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। एक तो उन्होंने प्रथम कवि माना है, कवि प्रथम तो माना है उन्होंने मुंज या भोज को, परंतु हिंदी का प्रथम महाकवि उन्होंने जो माना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें हम भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है चंद बरदाई जी को। किस रचना के आधार पर, तो पृथ्वीराज रासो के आधार पर। क्योंकि पृथ्वीराज रासो को वो महाकाव्य मानते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। शुक्ल जी के विषय में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, जाली ग्रंथ की श्रेणी में रखते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। तो शुक्ल जी को समझना भाई थोड़ा सा कठिन है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने माना हुआ है और बहुत ही प्रमुख साहित्यकार हैं, तो हमें लिखना जो है आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा शुक्ल जी से ही करेंगे कि हिंदी का प्रथम कवि माना है उन्होंने किसने, मुंज या भोज को, मुंज या भोज को, भोज को। अच्छा, मुंज या भोज को इन्होंने प्रथम कवि माना है। यहां पे हम लिखेंगे इस चीज को, प्रथम कवि माना है। अब यहीं पर हम लिख लेंगे जो है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रथम महाकवि जो है किसको मानते हैं, तो मानते हैं चंद बरदाई जी को। चंद बरदाई जी को ये, चंद बरदाई जी को ये क्या मानते हैं, प्रथम महाकवि, प्रथम महाकवि मानते हैं। विदित है कि यदि यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि प्रथम कवि किसे माना है शुक्ल जी ने, तो प्रथम कवि माना है मुंज या भोज कवि को। और यदि बात की जाएगी कि प्रथम महाकवि किसे माना है और किस आधार पर माना है, तो प्रथम महाकवि माना है शुक्ल जी ने चंद्र बरदाई जी को। ठीक है, चंद्र बरदाई जी को प्रथम महाकवि इन्होंने माना हुआ है। यहाँ पे हम लिख लेंगे किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना हुआ है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना हुआ है इनको। ठीक है, यहां तक चीजों को हमने समझा। अब आगे जो हमारे इस श्रेणी में अगले कवि आ जाते हैं, वो कौन से कवि आ जाते हैं, वो आ जाते हैं पुष्य या पुण्य नाम से। इनको पुष्य दंत भी कहते हैं, पुष्य भी कहते हैं और पुण्य भी कहते हैं। तो लिखते हैं हम, तो जो अगले कवि आ जाते हैं इस श्रेणी में वो कौन से आ जाते हैं, पुष्य या पुण्य कवि। दोनों एक ही कवि के नाम हैं। ठीक है, पुष्य या पुण्य। ठीक है, तो इनको मानने वाले कौन थे, हिंदी का प्रथम कवि इनको माना था शिव सिंह सेंगर जी ने जो है माना था, मिश्र बंधुओं ने माना था, और ग्रियर्सन ने भी पुष्य या पुण्य को ही प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया था। तो किसने माना था समझते हैं। सबसे पहले तो शिव सिंह सेंगर ने माना था, शिव सिंह सेंगर ने सर्वप्रथम माना था।
शिव सिंह सेंगर जी ने जो है इनको हिंदी का प्रथम कवि सबसे पहले माना था। उसके बाद किसने माना? फिर ग्रियर्सन ने माना। फिर जो है मिश्र बंधुओं ने भी इस पे अपनी सहमति दी, हिंदी का प्रथम कवि पुष्या पुंड्र को मान करके। मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। यहां तक हमने जाना कि पुष्या पुंड्र को शिव सिंह सेंगर ने सर्वप्रथम पहला कवि स्वीकार किया। उसके बाद ग्रियर्सन ने भी इनसे सहमति जताई। फिर उसके बाद जो है मिश्र बंधु भी इनकी बात से सहमत थे, ठीक है। अब इस शायरी में आगे बढ़ते हुए जो अच्छा इनमें एक प्रमुख बात और है, वो हम समझ लेते हैं। क्या वो? इनमें इनकी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो पुष्य या पुंड्र थे उनका जो समय बताया था, क्या माना जाता है? 613 ईस्वी। क्या माना जाता है? 613 ईस्वी, ठीक है। जिन जिन कवियों की तिथियां लिखी जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि पूछी जाती हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो हमें विदित हैं, बहुत की तो तिथियां अप्राप्य हैं, पर जो हमें विदित है वो हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आगे बात आती है स्वयंभू की। तो जो स्वयंभू थे उनको जो है हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। बिंदुवार हम लिखते चलेंगे। स्वयंभू, ठीक है। तो स्वयंभू को किसने माना था? स्वयंभू को माना हुआ था। और इनका जो समय है स्वयंभू का, वह माना जाता है 699 ईस्वी, ठीक है। 699 ईस्वी, ठीक है। 699 ईस्वी किसका समय है? स्वयंभू का। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। अब इस श्रेणी में आगे बढ़ते हुए जो हमारे अगले कवि आ जाते हैं सरहपा। तो जैसा कि सरहपा को सर्वसम्मति से जो है हिंदी का प्रथम कवि माना गया था, इस पे बाद में सबने अपनी सहमति बनाई सरहपा को। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था, ठीक है। सरहपा, और इनका समय क्या है? 769, ठीक है, ठीक है। तो सरहपा को सर्वसहमति से जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है माना गया है। बाकी तो सबके अपने अपने अलग अलग मत यहाँ पे व्यक्त हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा इरेज हो गया तो इसे हम फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। ये इरेज हो गया था। तो जैसा कि हमने जाना कि जो सरहपा थे सर्वसहमति से इनका जो समय क्या माना गया है? तो 769 माना गया है। और इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने स्वीकार किया था। और ये जो है सर्वमत है, यह जो है सर्वमत है,
ठीक है। बाद में इसको सब सारे कवियों की जो है, सारे साहित्यकारों की जो है सहमति प्राप्त हुई। अच्छा, मुंज या भोज कवि को किसी और ने भी जो है हिंदी का जो है प्रथम कवि माना है, और मुंज या भोज का जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है, 993 ईस्वी। हमने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं जो है, पहले तो लिख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने मुंज या भोज को माना था हिंदी साहित्य का पहला कवि, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी इनकी बात से सहमति जताई हुई थी। गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, ठीक है। यहां तक हमने चीजों को जाना समझा कि मुंज या भोज को एक तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और दूसरी ओर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी मुंज या भोज को, परंतु चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि जो है केवल रामचंद्र शुक्ल जी जो है मानते हैं। और मुंज और भोज कवि का जो समय है वो क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मुंज और भोज का जो है 993 ईस्वी, 993 ईस्वी, ठीक है, 993 ईस्वी, ठीक है। यहाँ तक हमने बात करी। अब आगे हम बात करते हैं, सरहपा के बाद जो है बारी आती है अब्दुल रहमान अदहमार्डी जिसे कहा जाता है, ठीक है, अब्दुल रहमान या इनको अदहमाड़ भी कहते हैं, ठीक है, अदहमाड़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि अदहमाड़ को किसने माना, यह एक मुल्तानी कवि, मुल्तान के ये कवि थे, ठीक है, और इनकी रचना थी संदेश रासक। इनकी मुल्तान के ये कवि थे अब्दुल रहमान जी, और इनकी रचना क्या थी, संदेश रासक थी। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा हुआ है, ठीक है। मुल्तानी कवि थे ये, लिख लेंगे, मुल्तान के थे ये, ठीक है, मुल्तानी कवि थे, कौन, अब्दुल रहमान जी। और इनको किसने माना था हिंदी का प्रथम कवि, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। यहाँ तक हमने जाना अब्दुल रहमान के विषय में। अब हम जानते हैं कि जो है चंद्रबरदाई को, जैसा कि हम समझ ही लिए आगे कि रामचंद्र शुक्ल जी प्रथम महाकवि मानते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है शालिभद्र सूरी की। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले शालिभद्र सूरी जी वही हैं जिन्होंने भारतेश्वर बाहुबली की रचना करी हुई है। भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी जी, और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने और दशरथ ओझा जी ने। तो बिंदुवार लिखेंगे हम, शालिभद्र सूरी, और शालिभद्र सूरी की रचना भी हमने क्या बताई, लिख लेंगे यहाँ पे, तो हमें जो है विदित रहेगा, भारतेश्वर बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार हैं ये, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार हैं कौन है, शालिभद्र सूरी जी हैं। और शालिभद्र सूरी जी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त जी और दशरथ ओझा जी। सबसे पहले आ जाते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी, गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी माना है, और किसने माना है, दशरथ ओझा ने, दशरथ ओझा, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा, हमने जाना। फिर आगे इसी श्रृंखला में, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आते हैं, मानने को तो बहुत सारे कवियों को का वर्णन मिलता है कि प्रथम कवि जो है फला साहित्यकार ने माना, लेकिन जो बहुत ही प्रमुख है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो कि पूछी जाती हैं, ऐसी रचनाओं को या ऐसे कवि को हम नहीं लिखेंगे जिनका कभी जिक्र ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही प्रमुख जो है कवियों के विषय में जो है हम जान रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम जानते हैं कि जो अंगद थे उनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है।
अंगद को, अंगद, ठीक है। तो अंगद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अंगद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं गारसादा तासी जी। गारसादा तासी जी, गारसादा तासी जी कौन है? गारसादा तासी जी हैं हिंदी के का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था 1839 ईस्वी में गारसादा तासी जी ने ही लिखा था, और उसमें इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि अंगद को और हिंदी का अंतिम कवि हेमंत पंत को स्वीकारा हुआ है, ठीक है। तो गारसादा तासी जी जो है क्या थे? एक फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या थे ये? एक फ्रेंच विद्वान थे। गारसादा तासी जी क्या थे? एक फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है। यहाँ तक हमने जाना कि अंगद को गारसादा तासी जी ने प्रथम कवि माना हिंदी का। अब जानते हैं कि जो गोरखनाथ थे उनको भी किसी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो वो कौन है भैया? वो समझ लेते हैं। तो जो गोरखनाथ जी थे उनको जयदेव और माता प्रसाद गुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा हुआ है। किसको? गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ वही है जिनकी जो कई रचनाएं गोरखनाथ जी ने लिखी है, लेकिन इनकी 28 रचनाओं को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकारा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ की सबदी रचना को सबसे प्रामाणिक रचना जो है इनकी सबसे प्रामाणिक रचना माना हुआ है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि कौन है गोरखनाथ को हिंदी साहित्य का, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि सबदी को सबसे प्रामाणिक रचना, सबसे प्रामाणिक माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी सबदी रचना को सबसे जो है प्रामाणिक माना है, और जयदेव और माता प्रसाद गुप्त जी इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। कौन मानते हैं? जयदेव और माता प्रसाद गुप्त जी। माता प्रसाद गुप्त जी, ठीक है। यहाँ तक हमने चीजों को जाना समझा इनके विषय में। अब आगे इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं आगे के कवियों के विषय में। तो आगे के कवियों के विषय में जानते हुए हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकारा था। तो जैसा कि हम जानते हैं जो विद्यापति थे वो जो है आदिकाल के कवि माने जाते हैं, और जो विद्यापति जी थे वो भक्ति की रचनाएं भी परिलक्षित होती हैं, इनके रचनाओं में भक्ति भी दृष्टांत होती है। तो इनको जो है आदिकाल और भक्ति काल के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? विद्यापति जी को। तो हमारे अगले जो रचनाकार आ जाते हैं, अगले जो कवि आ जाते हैं वो कौन आ जाते हैं? वो आ जाते हैं हमारे विद्यापति जी, आ जाते हैं विद्यापति जी। तो एक बात और विद्यापति जी के विषय में प्रचलित है, वो क्या है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण जी के ऊपर किसी ने कविता लिखी थी, तो वो कौन थे? वो जो है विद्यापति जी थे। तो सर्वप्रथम कृष्ण जी को साहित्य में अगर किसी ने उतारा था, साहित्य में किसी ने इनके ऊपर रचना करी थी, तो वो कौन थे? विद्यापति जी थे। और विद्यापति जी आदिकाल और भक्ति काल के मध्य की कड़ी कहे जाते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं आदिकाल प्लस भक्ति काल के मध्य की कड़ी कहे जाते हैं। आदिकाल प्लस भक्ति काल के मध्य की कड़ी कहे जाते हैं। और इनको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारने वाले कौन है? तो इनको हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो साहित्यकार हैं वो कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह।
डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, यहाँ तक हमने चीजों पे बात करी, समझा। अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो हमारे अगले कवि आते हैं वो कौन से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं जैन कवि जोइंदु। ठीक है, जैन कवि जोइंदु, जोइंदु जी आ जाते हैं। जोइंदु, और ये जोइंदु कौन थे, तो ये थे एक जैन कवि। अच्छा, जोइंदु जी के विषय में कुछ मुख्य बातें हम जान लेते हैं। एक तो ये जैन कवि थे, और दूसरी मुख्य बात जो आती है कि जोइंदु जी ने जो है ये जैन कवि थे और इन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं की। तो इन्होंने सर्वप्रथम अपभ्रंश में जो है दोहा का आरंभ किया हुआ था। तो अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा में रचना किसने की थी, तो जोइंदु जी ने की थी। तो हम लिखेंगे प्रथम अपभ्रंश में दोहा के रचनाकार। ठीक है, सर्वप्रथम अपभ्रंश में दोहा के रचनाकार कौन थे, जैन कवि जोइंदु जी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपभ्रंश में जो है दोहे में रचना करी हुई थी। ठीक है, और कौन इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो हिंदी का प्रथम कवि जोइंदु को मानते हैं डॉक्टर वासुदेव सिंह जी। इधर लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव सिंह। डॉक्टर वासुदेव सिंह जी जोइंदु को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अच्छा, जोइंदु जी जो थे इनकी एक प्रमुख रचना है, जोइंदु जी जो जैन कवि थे और अपभ्रंश में जैन कवि मोस्टली रचनाएं करते थे, जो जोइंदु जी हैं इनकी जो है प्रमुख रचना क्या है, जैन कवि की परमार्थ प्रकाश। लिख लेते हैं, इनकी रचना क्या है, रचना है इनकी परमार्थ प्रकाश। परमार्थ प्रकाश। ठीक है, जैन कवि थे, ये जैन कवि थे। इरोज हो गया तो हम फिर से इसको लिख लेंगे, जैन कवि थे और जो इनकी रचना थी वो क्या थी, इनकी जो रचना थी वो थी परमार्थ प्रकाश। परमार्थ प्रकाश थी इनकी रचना। ठीक है, जैन कवि थे, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में अपभ्रंश में यदि दोहे का आरंभ किसी ने किया था तो वो कौन थे, वो जोइंदु जी थे, और डॉक्टर वासुदेव सिंह जी ने इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है स्वीकारा हुआ था। ठीक है, इस श्रृंखला में अब आगे आते हैं, एक कवि थे ब्रजसेन सूरी। ब्रजसेन सूरी थे 7वीं सदी के कवि। तो हरिश्चंद्र वर्मा जी ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है, तो ब्रजसेन सूरी। ब्रजसेन सूरी जी जो थे इनको हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो हैं अगरचंद नाहटा, अगरचंद नाहटा जी ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। और
किसने माना हुआ है? तो हरिश्चंद्र वर्मा जी ने माना हुआ है। हरिश्चंद्र वर्मा जी ने माना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमने मुख्य मुख्य कवियों के विषय में समझा कि, और जो बड़े साहित्यकार थे उनके विषय में जाना, कुछ और भी कवियों के विषय में जाना कि हिंदी का जो है प्रथम कवि किसने किसे माना है। तो कुछ चीजें और हम पॉइंट करके लिख लेते हैं जहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो हिंदी का प्रथम कवि जो है ऐसे लिखते हैं, सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे? हिंदी का आदि कवि किसे बोलते हैं, ऐसे भी करके प्रश्न बनता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम आदि कवि, हिंदी का प्रथम आदि कवि, आदि कवि। जैसे कि इनकी तुलना जो है वाल्मीकि जी से की जाती है, तो हिंदी का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को। तो प्रथम आदि कवि कौन है? तो आदि कवि प्रथम है हिंदी के आदि कवि। ऐसे अलग से भी प्रश्न बनता है कि आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि हैं स्वयंभू जी। स्वयंभू, ठीक है, आदि कवि स्वयंभू जी हैं हिंदी में। और आदि कवि किसको माना जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि जी को माना जाता है। लेकिन हिंदी का प्रथम आदि कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम आदि कवि है स्वयंभू जी, इसीलिए इनको हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का वाल्मीकि। ठीक है, हिंदी का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो स्वयंभू जी को कहते हैं। ठीक है, यहां तक जाना हमने। अब आगे प्रश्न बनता है, हिंदी का आदि कवि हो गया। ठीक है, अब आगे बात आती है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ये तो आदि कवि हो गए। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि, अभी तक आदि कवि में बात हुई थी, ऐसे भी घुमा के प्रश्न जो है बनता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सर्वसहमति से भी जिसको माना गया है, सरहफा को। किसे माना गया है? सरहफा जी को माना गया है। सरहपा को प्रथम कवि सरहपा को, और ये सर्वमत है। अच्छा, ये जाति से ब्राह्मण थे, इनको जो है सरहपा क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि एक तो ये बौद्ध धर्म के थे, ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी इनके विषय में कि ये जो है बाल बनाने वाली स्त्री के साथ जो है रहते थे, तो इस वजह से इनको जो है सरहपा कहा जाने लगा। ठीक है, अब आगे जो पहली बात तो आगे जो बहुत ही प्रमुख थी, जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, आदि कवि कौन है? स्वयंभू। क्यों आदि कवि कहा जाता है? क्योंकि इनको हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है। और वैसे हमारे आदि कवि कौन है? तो आदि कवि हमारे हैं जो है वाल्मीकि जी। लेकिन हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को, और इसीलिए इनको हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, अब आगे इस श्रेणी में जानते हैं कि हिंदी का आदि कवि हो गया, हिंदी का प्रथम कवि हमने जान लिया। ठीक है, और इस विषय में हमने चर्चा करी। अब आगे जानते हैं हम कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? हिंदी
प्रथम महाकवि। प्रथम महाकवि किसे माना जाता है और इसे किसने माना है? तो शुक्ल जी ने प्रथम महाकवि माना है चंद बरदाई जी को। चंद बरदाई जी को, ठीक है। और किसने माना था इनको? तो ये माना था शुक्ल जी ने, जैसा कि आगे भी हम पढ़ चुके हैं। और चंद बरदाई जी का ग्रंथ जो है क्या था? तो चंद बरदाई जी का जो ग्रंथ था वो क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई जी का ग्रंथ था, ठीक है। यहाँ तक हमने चीजों को समझा, जाना कि हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। इसको लेकर जो साहित्यकारों में मतभेद चला था, सभी के अनुसार किसने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा है, इस बात को हमने डिटेल से समझा। उनके विषय में कुछ और बिंदुओं पर हमने चर्चा करी, ठीक है। अब इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए जो है हम कल बात करेंगे किस पे? हम कल बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल माना जाता है, आदि काल, जो कि बहुत ही विवादग्रस्त काल रहा है, जिसके नामकरण को लेकर के किसी में भी आपस में सहमति नहीं बन पाई। हर किसी ने हर किसी के नामकरण पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाया और प्रमाणित किया, नहीं आपका नाम सही नहीं है, सटीक नहीं है, हमारा नाम ज्यादा सही है। तो कल की कक्षा में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।